जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर्थ क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग परफेक्शन आईएएस के जो 90 डेज प्लानर आए हुए हैं, 90 डेज प्लानर का जो बुक आई हुई है, आज हम लोग उसका सेकेंड डे को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट डे यानी कि एक सेशन देख चुके हैं, आज हम लोग सेकेंड डे देखने वाले हैं। जैसे कि अभी हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट किए, इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट वीक से क्या होगा, आपको पॉलिटी भी रेगुलर क्लास चलेगी और इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी हम लोग ले लेंगे, है ना। एक दिन में 2 क्लासें चलेंगे, 2 सब्जेक्ट चलेंगे, जिससे कि हमारी कवर जो ना हमें जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और ये रेगुलर क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इसकी क्लासेस। आज जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं नागरिकता को। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके जो है ना जल्दी जल्दी कवर करने की। तो हम लोग नागरिकता को देखने वाले पूरा डिटेल से, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उन तमाम क्वेश्चनों को हम लोग जो है ना डिटेल से चर्चा भी करेंगे। और इससे आपका क्या होगा कि आपका जो है ना जो भी आकलन होगा, जो भी आप जो है ना परीक्षा का आकलन यहाँ कर सकते हो कि किस तरह से आपकी तैयारी है। तो आप कोशिश करना, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप कोशिश करना कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ जो है प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रैक्टिस करते चलेंगे। और यहाँ पे अगर गलती कर लेते हैं, गलती होती है तो आप सुधार सकते हैं। एग्जाम हॉल में यही गलती करेंगे तो आप सुधार नहीं पाओगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करते हुए चलेंगे, जितना कि आपके ये प्रैक्टिस होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नागरिकता को देखने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इतने अच्छे से क्वेश्चंस बनाए गए हैं तो आपके सारे के सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट सेशन आएगा ना, नेक्स्ट सेशन में आप मौलिक अधिकार को पढ़ के आइएगा। ठीक है, हम लोग जैसे मौलिक अधिकार आप पहले पहले पढ़ लोगे ना, तो इससे यहाँ क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो आप मौलिक अधिकार नेक्स्ट सेशन में होने वाली है, ये भी पहले बता दे रहा हूं। ओके, तो चलिए हम लोग नागरिकता को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पे आपका कथन है, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। उसके बाद सेकंड में है, 2003 से भारत के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति है, उसके 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1967 से पहले भारत में जन्मे लोग अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद जन्म से भारत के नागरिक हैं। इसमें आपको कहना है मतलब कौन से सही हैं, तो आपको सही ढूंढना है। इसका देखिए सही अगर बात करें तो भारत में जो है ना एकल नागरिकता है, उसके बाद ये तो 100% है। देखिए भारत में जो है ना एकल नागरिकता है, बिल्कुल है। ये जो है ना अगर हम लोग यूएसए की चर्चा करें तो यूएसए में जो ना दोहरी नागरिकता है, वहां पे मतलब स्टेट और जो सेंट्रल और स्टेट में जो दोनों अलग अलग तरीके से वहां के रूल्स होते हैं, वहां के संविधान होते हैं। तो वो बातें हैं और आपको आगे देखने को भी मिलेगा। और भारत में जैसे कि एकल नागरिकता, ये आप ध्यान से रखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता। आपको आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत का संविधान जो एकल नागरिकता पर प्रदान करता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसी प्रकार कहा जाता है नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, 2003 से भारत के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता है ही नहीं। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है कि भारत में जो है ना दोहरी नागरिकता बिल्कुल है ही नहीं। तो चाहे कोई ईयर हो या कोई संशोधन हो, कोई अधिनियम हो, वो आपको देगा तो वो गलत ही होगा वो कथन, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत है। उसी प्रकार का 26 जनवरी 1950 को देखिए, 26 जनवरी 1950 को जो ये हाँ डेट तो सही है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि इसका माता पिता जो है ना भारत की राष्ट्रीयता होनी ही चाहिए। इस पे जो है ना इन तमाम चीजों के बीच जो है ना, इन दिनांकों के बीच अगर जन्म लिए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता भी भारत के राष्ट्रीयता ही प्रदान हो। तो इस प्रकार ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कोई भी मतलब हो सकता है, ये जन्मे इन दिनांक के बीच अगर जन्म है तो वो भारत की राष्ट्रीय नागरिकता हो सकती है। तो इस प्रकार ये भी गलत है। तो कथन एक केवल सही है। ठीक है, कथन एक केवल सही है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक्सप्रेशन भी दिया गया, मैंने इसका पीडीएफ जो ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है और इस पे जो ना फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखते हैं, एक मिनट एडजस्ट, हाँ। कहा जाता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समूह भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करता है। भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करने वाले आपके कथन चुनने हैं। इसमें भी सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है। मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूं आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको कहा जाता है, ये देखिए 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। देखिए ये कहा गया है, ये जो है ना ऐसा इस पे जो है ना 2004 पे नहीं कहा गया था। 3 दिसंबर 2004 को जो ऐसा अधिनियम नहीं हुआ, ये बल्कि 1955 में ही आ गया था। ये 1955 में ही आ गया था। तो या मतलब इसमें जो है ना 1955 में जो अभी एक
क्वेश्चन अभी देखे थे ना, जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें देखिए 26 जनवरी और 1950 से लेकर हम लोग देखे थे कितना 1 जुलाई 1967 तक के बीच में जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं वो भारतीय नागरिकता होंगे। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहा जाता है 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, ये भी कथन जो है ना गलत है। इसके बाद जो है ना इसमें क्या कहता है, भारत की नागरिकता हो, इसमें जो ना अगर आपका जो है ना, इस पे आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, है ना। इसमें क्या कहा जाता है, ये कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, भारत की राष्ट्रीयता होनी ही चाहिए, तब ये सही होता। बिल्कुल ये इस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, भारत की नागरिकता ही होना चाहिए, इस पे फोर्स नहीं देगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट में क्या जाता है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, ये बिल्कुल सही है। अगर भारत का नागरिकता कोई लेना चाहता है ना, तो वो 7 वर्ष की कम से कम भारत में नागरिक मतलब रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। और पिछले 14 वर्षों के दौरान कम से कम 11 वर्षों से भारत में रह रहा व्यक्ति हो, ठीक है, ये भी सही है। बिल्कुल 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हम लोग देखते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपके एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगी क्या गलती है इसमें, है ना। तो चलिए ये सब चीजें हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी भारत की जो नागरिकता है वो उसको समाप्त करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए, यानी कि अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता पूछे जा रहे हैं। कहा जाता है जब नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद किया हो, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग भारत और किसी और देश के जैसे पाकिस्तान के साथ ही युद्ध चल रहा हो, इसमें से भारत के कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा हो, तो उसमें जो है वो भारत की नागरिकता खो बैठेगा, बिल्कुल ठीक है। और कहा जाता है जब नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो, बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति भारत की संविधान की जो अवहेलना करे, निष्ठाहीनता करे, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। हम और आप अगर भारत की संविधान का जो अवहेलना कर रहे हैं, खूब मतलब अवहेलना कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना हमारे भारत के संविधान का जो है ना आप निष्ठाहीनता कर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी मतलब ये भी सही है कि आप नहीं दिखा सकते हैं, तो आप दिखाएंगे तो आपका जो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और कहा जाता है जब नागरिक पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी विदेशी राज्य के 1 वर्ष के लिए कैद रहा हो, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है संविधान में कि आप किसी वर्ष के लिए जो ना अगर किसी विदेशी जेल में 1 वर्ष कैद हो तो आप नागरिकता खो बैठोगे, ऐसा नहीं चर्चा किया गया संविधान में। इस प्रकार 1 और 2 सही है, तो यहाँ सही वाला ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई एकल नागरिकता का क्या कारण है। एकल नागरिकता, जैसे भारत में देखिए एकल नागरिकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं भारत में एकल नागरिकता है, तो इसका क्या कारण है, कारण पूछे जा रहे हैं। ब्रिटिश काल के दौरान संघीय ढांचों को बनाए रखना, बिल्कुल नहीं। और राज्य और केंद्र इकाइयों के तहत प्रदान किए गए विभिन्न अधिकारों को के समामेलन से बचना, ये भी नहीं। और वित्त और आर्थिक संसाधनों को बचाना, ये एकल नागरिकता से संबंधित कैसे होगा भाई ये सब। कहा जाता है बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में नागरिकों को समान अधिकार देना, बिल्कुल एकल नागरिकता का मतलब यही है कि आपके बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका राष्ट्र हो, जैसे कि राष्ट्र स्तर हो या राज्य स्तर हो, यानी कि केंद्र स्तर हो या आपका राज्य स्तर हो, दोनों के लिए समान अधिकार होने चाहिए, समान नागरिकों के लिए समान अधिकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे यूएसए में क्या होता है, वहां के राज्य के और केंद्र के दोनों के अलग अलग संविधान है, हर राज्य जो अपने अपने संविधान है तो अपने अपने अनुसार करते हैं। तो ऐसा भारत में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, तो सभी नागरिक जो है एक समान है, सभी को एक समान अधिकार है। तो इस प्रकार ये बंधुत्व की भावना को बढ़ाता है, ठीक है, तो भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। तो हमारे संविधान में भी है बंधुत्व, भाईचारे, ये सब चीजों का शब्दों का जिक्र कर चुका है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिकता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा पूछे जा रहे हैं, तो इसमें मतलब कि सबसे जो सटीक होने वाला है उनको हम लोग को ढूंढना है, उनको चुनना है। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति, किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति, न्यायालय के समक्ष समानता का अधिकार, सरकारी पद धारण करने का विशेषाधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभ्यास।
देखिए इस पे अगर हम लोग देखोगे ना, ये नागरिकता तो है, सभी चारों के चारों नागरिकता हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे सटीक और सबसे अच्छा वर्णन पूछे जा रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा वर्णन जो है ना आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति। इसमें क्या कहा जाता है, न्यायालय के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए मैं एक्सप्रेशन भी आपको दिखा दूं ताकि आपके समझ में बेहतर तरीके से आए। क्या कहा जाता है, न्यायालय के समक्ष समानता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। सरकारी पद धारण करने का विशेष अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभ्यास एक नागरिक द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रश्न में सबसे अच्छी परिभाषा पूछी गई है, इसलिए पहला कथन सबसे अच्छा अर्थ रखता है। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि नागरिकता का सबसे सटीक और सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, उसका वर्णन है किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति। ये सबसे अच्छा नागरिकता शब्द का जो ना वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, देखिए इस पे क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत मौलिक अधिकारों से विदेशियों को वंचित किया जाता है, चाहे वह मित्रवत हो या विदेशी शत्रु। इस पे आपको क्या करना है, इस पे देखिए आपको गलत सही गलत कौन से हैं इसके बारे में ढूंढना है। तो ये प्रकार देखोगे तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है ना। और विदेशी शत्रु गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनुच्छेद 22 में परिक्रात्मक प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि ये लाभ जो है ना भारत के मतलब विदेशी शत्रु जो है ना ये गिरफ्तार होने के बाद भारत में जो है इसके जो भी भारतीयों का आपका हकदार है, लाभ के हकदार हैं, वो विदेशी नहीं होंगे। तो ये भी कथन सही है। और कहा जाता है कि विदेशी शत्रु में न केवल भारत के साथ युद्धरत राज्य के विषय शामिल हैं, बल्कि ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास करने वाले या व्यापार करने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ये भी सही है। मतलब इसमें आपको गलत ढूंढने के लिए कहा गया था, इसके मतलब इसमें कोई भी गलत नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो ये सभी के सभी सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो ये करंट अफेयर से संबंधित है, आप अभी रिसेंटली खूब चर्चा में भी रहा था, CAA है ना, CAA उसी से संबंधित क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखिए कैसे बनाए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो किस तारीख तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको ऐसे पूछे गए, जो अभी CAA लागू हुआ था उस पे आपको डेट पूछा गया कि कब तक वो भारत के मतलब भारत में प्रवेश कर चुके थे, उसके डेट आपको इसमें डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014 को। 31 दिसंबर 2014 को तक जो भी प्रवेश कर चुके थे इन तमाम देशों से, तो वो इन तमाम धार्मिकों से धर्मों से, तो वो भारत के नागरिक होंगे CAA के तहत। तो इस पे आपको देखोगे तो बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपकी ये संशोधन कब किया गया था, 1955 में। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था, 1919 में ही पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना इसे। और आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से CAA के तहत कौन कौन से धर्मों को शामिल किया गया है, इन तमाम धर्मों को कौन कौन से देश से है, तो ये तमाम देशों से लिया गया है। तो ये सब चीजें देखने को मिल सकता है आपको। हो सकता है कथन और कोड वाला में जो है ना इन 3 देश जो है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जगह आपको कोई और भी देश दे दे, जैसे म्यांमार दे देगा, बगल का आपका श्रीलंका दे देगा, है ना, ये सब चीजें देकर नेपाल दे देगा। तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको हमको ध्यान से रखना होगा। ठीक है, कथन और कोड वाला में यही सब तो है, कहीं नहीं घुसा दिया तो कहीं कुछ घुसा दिया, तो उसी से आपको गलत आंसर हो सकता है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता है, यानी कि ओवरसीज जो है सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता है। ये भारतीय नागरिकों के समान संग्रहालयों में जाने के प्रवेश शुल्क, इस पे जो है ना इसको नहीं मिलता। बिल्कुल यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और फिर भी देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन, देख लेते हैं क्या। देखिए क्या कहा जाता है, उन्हें भारत में किसी भी अवधि के लिए रहने के लिए विदेशी क्षेत्र पंजीकरण अधिकारी यानी कि FRRO के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। दीर्घकालीन वीजा वाले विदेशियों को विदेशी क्षेत्र पंजीकरण कार्यालय के साथ भारत के सभी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, भारतीय नागरिकों के समान संग्रहालयों में जाने के लिए जो प्रवेश इसका शुल्क होती है वो नहीं जा सकते, किसी भी नहीं जा सकते हैं। मतलब इसके लाभ जो है ना ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता है ना। तो ये हमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जाता है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है यहाँ केवल एक नागरिकता और दो अधिवास है, नहीं दो अधिवास नहीं, यहाँ पे जो एक नागरिकता और एक अधिवास है, यहाँ पे एक नागरिकता और एक अधिवास है, एकल नागरिकता एकल अधिवास, ये भी ध्यान रखना। इस प्रकार ये तो गलत है, हम लोग को ढूंढना क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। केवल जन्म से नागरिक ही राज्य के प्रमुख बन सकता है, केवल जन्म से ही नागरिक का राज्य का प्रमुख बन सकता है, नहीं, ये जो है ये भी कथन गलत है। इस पे आपको क्या कहा जाता है, भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राज्य के प्रमुख बन सकते हैं। ये नागरिक और प्राकृतिक तौर पर है ना, नागरिक दोनों ही ये मुख्य तौर पर बन सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो है ना क्या होता है, अमेरिका में ये सही है, अमेरिका में जैसे ही जन्म लिया वो जो है ना देश का राष्ट्रपति बनने का हकदार बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमें ये भी ध्यान रखना है, इस प्रकार ये गलत है। भारत और अमेरिका के बीच ये भी संविधान में अंतर देखने को मिल रहा है। और कहा जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के किसी भी विदेशी को एक बार नागरिकता दिए जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी कथन गलत है। इस पे गलत कथन क्या है, इसका मतलब समझिए आप क्या कहा जा रहा है इसमें, मतलब इसमें से सही कौन से हैं, इसमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ना, कोई भी तो नहीं था, है ना। तो इसमें से कोई भी गलत सही नहीं है। यहाँ पे एक होता तो सही होता है, इसमें ये केवल नागरिक नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो ना प्राकृतिक और नागरिक दोनों नागरिक और प्राकृतिक दोनों ही राज्य का प्रमुख बन सकते हैं, जो कि ये जो है रूल ये अमेरिका में है ना, तो इसलिए ये गलती है। तीसरा में गलती ये है, तो ध्यान रखो, किसी भी देश के किसी भी विदेशी नागरिकता को दिए जाने के बाद नागरिकता के नियमों के में उल्लेखित परिस्थितियों में उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इस पे आपका क्या गया, नहीं किया जा सकता है। इस पे जो वंचित हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपका इसलिए गलत है ना। तो हम लोग देख चुके तीनों क्यों गलत है, इसके बारे में भी समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 15 ना, हाँ सही है ना, 9, अच्छा 9 के बाद, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर में जो ना इन्होंने मिस्टेक किया है, देखोगे आप, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसा ना लगे कि नहीं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए पेज नंबर क्या है, 2 है ना, पेज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे 9 के बाद 10 ना देके आपका 15 दे दिया है, ओके। तो इसमें आपका पेज नंबर वहां 2 दिखाए थे आपको, पेज नंबर 2 यहाँ पे देखिए पेज नंबर 3 है। मतलब इसमें कोई मेरी ऐसा नहीं कि मैंने काट दिया, बिल्कुल ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक किया हुआ है, तो हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, तो आप इस तरह नहीं सोचना कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, ओके। चलो ये बातें हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाता है भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है संविधान में नागरिकता से संबंधित अस्थायी या विस्तृत प्रावधानों का अभाव है, क्या है, अभाव है। उसके बाद कहा जाता है यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उस क्षेत्र के सभी व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं। देखिए इसमें आपका कहा जाता है सही कथन, तो सही कथन जो है ना केवल एक सही है, केवल एक सही कहा जाता है। ये भारत के नागरिकता से संबंधित अस्थायी या विस्तृत प्रावधानों का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। ये आपके जो है ना भाग 2 में इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो ये इसलिए सही है। और नेक्स्ट में ये क्या कहता है, ये कथन गलत है। यदि कोई विदेशी भारत का हिस्सा बन जाता है तो वह क्षेत्र के सभी व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं है, जो ना ये भारत के नागरिकता नहीं बनते हैं, है ना। तो ये आपको देखोगे तो एक्सप्लेनेशन में आपका इसका डिटेल से चर्चा कर चुका हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को कैसे संशोधित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को कैसे संशोधित किया जा सकता है। ये कार्यकारी संकल्प के माध्यम से नहीं, कार्यकारी नहीं, संसदीय विधान के माध्यम से, बिल्कुल संसदीय विधान के मामलों से, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पे अगर हम लोग संसदीय विधान के माध्यम जो है ना ये 11 में दिया गया, आर्टिकल 11 में दिया गया। देखिए चर्चा करते हैं यहाँ पे हम लोग। कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के प्रावधान करने की शक्ति है। तो ये एक जगह है, इसका सही आंसर है संसद को नागरिकता के अधिग्रहण समाप्त करने के लिए ये नागरिकता से संबंधित सभी अन्य मामला इसमें उल्लेखित है। तो आप आर्टिकल 11 आगे भी चर्चा किया गया एक और क्वेश्चन में, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, हाँ 17 क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 17, एक मिनट, हाँ 17 में आपका जगह भारतीय संविधान और नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मूल्यांकन करना है। तो कहा जाता है संविधान भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए एक विस्तृत और अस्थायी संरचना प्रदान करता है।
ये अस्थायी संरचना प्रदान नहीं करता है, ये गलत है। और संविधान में अनुच्छेद 7 भारतीय नागरिकता को किसी भी विदेशी राज्य में स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ये जो है ना कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आर्टिकल जो 7 दिया ये गलत है भैया। आर्टिकल 7 नहीं, आर्टिकल 9 में इसके बारे में चर्चा किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत था ही, है ना। ये संरचना प्रदान नहीं करता है ना। और कहा जाता है इन मतलब इसमें जो है ना ये अस्थायी विस्तृत का अभाव होता है, यानी नहीं करता वही हुआ। इस पे आर्टिकल नंबर 9 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। कहा जाता है संसद के पास अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियम स्थापित करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या कहता है, संसद के पास नागरिकता से संबंधित नियम स्थापित करने का अधिकार है। ये अभी जस्ट हम लोग अधिकार नंबर आर्टिकल नंबर 11 में देख चुके हैं, यही तो चर्चा किया गया है ना। अब देखोगे यहां दिखाता हूं मैं, है ना, वही तो है, देखो। तो इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मतलब इसमें से कितने सही हैं, कितने सही हैं, मतलब केवल एक सही था, एक ही सही था, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जाता है कि समाप्ति, ध्यान से सुनना, समाप्ति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होती है, समाप्ति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होती है, अब इसको बताना है। कहा जाता है एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से, उसके बाद कहा जाता है शांति काल के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना, ये समाप्ति बिल्कुल, अगर मान के चलो आप स्वेच्छा से इस देश को छोड़ के किसी और देश में आप नागरिक बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये समाप्ति मिले, सबसे अच्छा उदाहरण है समाप्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए, और प्लीज सपोर्ट कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है। केंद्र सरकार जो है ना अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 3 साल तक भारत से बाहर लगातार निवास करना, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान में लिखित नहीं है कि 3 साल से बाहर रहोगे तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, बिल्कुल ये केंद्र सरकार कर सकता है। आप मान के चलो पाकिस्तानी या कोई और देश के लोग जो है ना भारत में निवास कर ले, वो आप धोखाधड़ी से, मतलब आपका जो है जैसे किसी और का आधार कार्ड में, किसी और का थंब से, किसी और का आई मतलब आंख देके, इस तरह से करके धोखाधड़ी के तौर पर वो भारत की नागरिकता तो ग्रहण कर लिया, लेकिन वो जब अगर पता चले तो उसको जो है ना ये नागरिकता से बर्खास्त कर सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार ये सही आंसर हो जाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, थोड़ा लंबा चौड़ा है ना। चलिए, कहा जाता है जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपको सही ढूंढना है। सही में आपका हो जाएगा, इसमें कहा जाता है एनपीआर, एनपीआर मतलब वही नेशनल पॉपुलेशन और रजिस्ट्री डेटा को शुरू में 2010 में जनगणना 2011 की गणना के दौरान एकत्र किया गया था, ये बिल्कुल सही है ना। एकत्र किया गया था कब, 2010 में किया गया था, जनगणना 2011 की आंकड़ा के अनुसार। और कहा जाता है इसका शुरुआत जो है ना 2010 में हुआ था, लेकिन इसकी जनगणना में मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें हुआ था, ठीक है। और कहा जाता है गृह मंत्रालय के अनुसार सामान्य निवासी वे व्यक्ति हैं जो कम से कम पिछले 3 महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रह रहे हैं। 3 महीने नहीं, या 6 महीना होना चाहिए, है ना, 6 महीना होना चाहिए। इस प्रकार ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। और कहा जाता है एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता यानी नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और केंद्र सरकार 2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरआईसी या नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है, नहीं, ये भी गलत है, ये 2004 ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार ये देख सकते हो, ये धारा नंबर 114 में इसके बारे में चर्चा की गई है, तो ये भी गलत है। मतलब 2 और इसमें जो है सही कौन सा था, 1 और 3, 1 और 3 इसका सही वाला ही पूछे जा रहे हैं, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बता दिया क्यों गलत है, यहाँ 6 महीना होना चाहिए तो इसलिए गलत है, और ये इस पे जो है ना आपका आर्टिकल 14 में इसमें चर्चा की गई थी इसलिए गलत है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाली है 21 में कहा जाता है कि भारत में नागरिकता की अवधारणा कुछ विशेषताओं द्वारा चिन्हित है, भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
तो कहा जाता है भारतीय नागरिक केवल नागरिक अधिकारों का आनंद ले सकते हैं, राजनीतिक अधिकारों को नहीं। बे यार ये कैसे हो सकता है? हम लोग जैसे बात का प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति ही बनते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहला तो वही लिखता भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक का केवल कैसे आनंद ले सकता है भाई? वो तो राजनीतिक में भी हस्तक्षेप है, मतलब भागीदार होंगे, अधिकारी होंगे, तो इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय राज्यों के समान दोहरी नागरिकता, आपको शुरुआत में भी बताया था भारत एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। देखिए इसमें आपको ये भी समझना है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में दोहरी नागरिकता है, इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। और कहा जाता है नेक्स्ट में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के समान एकल नागरिकता की प्रणाली को अपनाता है। तो यार यूएसए में जब दोहरी नागरिकता है तो एक समान कैसे हो जाएगा एकल नागरिकता? तो ये उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी गलत है ना, मतलब कि इसमें जो है ना नागरिकता के बारे में ये गलत ये गलत ये गलत। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 में यहाँ भी है एक और ऑप्शन है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कहा जाता है भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए समान अधिकार प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, 4 सही है, केवल 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मैंने बताया क्यों गलत है क्यों सही है, इसके बारे में मैंने देख लिया। ये भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना, एकता की भावना कौन बढ़ाता है? नागरिकता ही बढ़ाता है, नागरिकता के थ्रू। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी केवल 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको मिलान करना है, मिलान चिन्ह में आपको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा हूँ है ना, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या होता है? अनुच्छेद 5 जो है ना आपका, अनुच्छेद 5 की चर्चा करें तो ये संविधान के, पाकिस्तान और नहीं, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये बिल्कुल बिल्कुल अनुच्छेद 5 जो कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उसके बाद अनुच्छेद 7 जो है ये आपके हो जाएंगे पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होंगे। और आर्टिकल 9 अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसमें कहा जाता था किसी भी देशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर प्राप्त करते हैं तो वो नागरिक नहीं होगा, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे चर्चा किया गया। हाँ, और 11 पे तो यहाँ सी हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक का बी, ये नहीं है, हाँ यहाँ पे यही तो है, एक का बी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा देख सही है ना। हाँ, कहा जाता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 5। आर्टिकल 7 कहा जाता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिकता नहीं होते हैं। और आर्टिकल 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो इस प्रकार हम लोग नागरिकता को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ मौलिक अधिकार नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से छोटे छोटे सेशन लाके जो है ना एक दिन में 2 3 4 क्लास करवा के आपको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, एक लंबा सेशन बनाने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे भी, है ना, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे सेशन लाके आप सबों के बीच लाऊं और कंप्लीट कराऊं आपका सिलेबस। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मौलिक अधिकार होने वाली है, तो मौलिक अधिकार को आप पढ़ लीजिएगा और कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए और मेरे क्लासेस का रिव्यू कैसा है तो प्लीज रिव्यू दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।